एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है और हम वहाँ पे बहुत सारे लाशों को देखते हैं जिसे कुछ चूहे मिलकर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक चिड़िया उन पर अटैक करती है और उस चूहे को पकड़ने लगती है। ये चिड़िया उसे खाने ही लगती है कि तभी उस पर एक अटैक होता है जो कि देखते हुए वो उसे डॉज कर लेती है। एंड ये जो ईगल होता है ये पर्पल इलेक्ट्रिक ईगल होता है जो कि एक ए रैंक का रन बीस्ट होता है और जब ये उड़ता है तब ये एक पावरफुल पर्पल इलेक्ट्रिक करंट को बाहर निकालता है और इसे आसमान का राजा भी कहा जाता है। तभी उस ईगल पर और एक वार होता है और हम देखते हैं कि ये जो वार है ये एक बंदा कर रहा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम डोंगजी है जो कि हुआंगशी थर्ड स्कूल का सीनियर स्टूडेंट है। एंड ये एक र्यून स्नाइपर है। उसकी हरकत देखते हुए उसका साथी कह रहा होता है तुमने फिर से एक शॉट मिस कर दिया ब्रदर डोंग, ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो बंदा होता है ये फेंग रुई होता है जो कि डोंगजी का ही क्लासमेट होता है और ये र्यून स्वॉर्डमैन होता है। उसकी बातें सुनते हुए डोंगजी उस पर निशाना लगाते हुए कहता है क्या तुम मिस की बात कर रहे हो, ये वर्ड मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये कहते हुए एक ही शॉट में उस ईगल को मार डालता है और उठते हुए कहता है इस पर्पल इलेक्ट्रिक ईगल की पर ये स्टील की तरह हार्ड होते हैं और इसका बस एक ही वीकनेस है जो कि इसके दाएं तरफ के जॉज है और ये अपनी वीक स्पॉट को एक्सपोज नहीं करता, इसीलिए इसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसकी बातें सुनते हुए फेंग रुई काफी खुश होते हुए उसे कहता है ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी काबिलियत देखते हुए हमें टेस्ट पास करने के लिए सबसे तेज टीम बनाना चाहिए। तभी डोंगजी को कुछ एहसास होता है और वो कहता है नहीं यहाँ पे कुछ सही नहीं है। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ता है और कहता है टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी उनके सामने एक वोल्फ आता है जो कि फेंग रुई पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है और फेंग रुई वहाँ से गायब हो जाता है और उसके जगह में कुछ दो सिक्के गिरते हैं। और ये जो वोल्फ होता है ये हॉर्न व्हाइट वोल्फ होता है जो कि एक बी रैंक का र्यून बीस्ट होता है। इसके पास वोल्फ की स्पीड और राइनोसोरस की डिफेंस और स्ट्रेंथ है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे देखते हुए डोंगजी उस पर अटैक करता है लेकिन उसके स्नाइपिंग का उस पर कोई भी असर नहीं होता जो कि देखते हुए डोंगजी अपने मन में कहता है धिक्कार है ये हॉर्न व्हाइट वोल्फ, इसकी फ्रंटल डिफेंस ये तो उस ईगल से भी काफी ज्यादा हार्ड है। और जैसा कि मैंने सोचा था ये तीसरा मॉक टेस्ट ये उतना आसान नहीं होने वाला, मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये कहते हुए वो वहाँ से फ्लैंक करते हुए उस हॉर्न व्हाइट वोल्फ पर काफी सारे अटैक करता है लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता जो कि देखते हुए डोंगजी अपने मन में कहता है इसकी मुझ पर पहले से ही नजर है, इसकी स्पीड के साथ साथ मैं बच नहीं सकता और ये सारी की सारी गोलियां इससे बस मैं थोड़ा सा टाइम खरीद सकता हूँ, मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा नहीं तो आज मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। तभी ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे वो देखता है कि छत टूटने वाला होता है, सिर्फ एक ही रॉड बची हुई है जो कि देखते हुए वो अपने मन में कहता है शायद मुझे कोई तरीका मिल गया, शायद इससे मैं बच सकता हूँ। और ये कहते ही वो उस रॉड पर अटैक करता है जिससे कि वो रॉड टूट जाती है और वो जो छत होता है वो उस हॉर्न व्हाइट वोल्फ पर गिरता है जिससे कि वो वोल्फ वहाँ पर दब जाता है। ये मौका देखते हुए डोंगजी उस कॉइन को उठाता है और कहता है र्यून एनर्जी से इन्फ्यूज होने पर र्यूनिक वेपन स्टोन्स ये र्यून वेपन में ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि र्यूनिक तालिस्मान स्टोन्स को र्यूनिक वेपन स्टोन के साथ एक्टिवेट करने पर हम यूनिक र्यून स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो एक वेपन को एक्टिवेट करता है और उस बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए कहता है बीस्ट अब तुम्हें मरना चाहिए। और ये कहते ही वो उस बीस्ट पर कई वार करता है और उसे मार डालता है और इसे मारने में उसे 5 मिनट 42 सेकंड लगते हैं। जहाँ पे डोंगजी की एवोल्यूशन वो एस होती है और फेंग रुई की एवोल्यूशन वो सी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनी गेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है और ये बस तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ है ना ये कमाल की चीज। और हाँ ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनीगेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो डोंगजी होता है वो अपनी जगह में जाग जाता है और ये सब एक गेम होता है और वो दोनों अपने चैम्बर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे आते ही फेंग रुई चिल्लाते हुए कहता है मैंने सोचा था कि वो पर्पल इलेक्ट्रिक ईगल वो हमारा फाइनल क्वेश्चन है लेकिन वो नहीं था, आखिर वो हॉर्न व्हाइट वोल्फ वो लास्ट में क्यों आया था। तो ये सुनते ही वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि कोई दूसरा एडिशनल क्वेश्चन होगा, तुम तो बस अपना ही दिमाग चला रहे थे। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं शिट क्या ये
एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम इतना ज्यादा टफ होने वाला था। भले ही मॉक टेस्ट में हम सभी को एक ए रैंक रनर वॉरियर स्किल दिया गया है, लेकिन ये हमारे एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाया। यहाँ तक कि 2 टीम में ए रैंक रनर बीस्ट को मारना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है लानत है, मैंने सोचा था कि मुझे एस रैंक रेटिंग मिलेगा, लेकिन आखिर में मुझे बी रैंक रेटिंग मिला। तो तीसरा बंदा कहता है ये सही है, इससे भी बदतर जब मेरी टीम ने सोचा था कि हम लोगों ने आखिर में उस पर्पल इलेक्ट्रिक ईगल को फिनिश कर देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन लास्ट में हम पर उस हॉर्न वाइट वोल्फ ने हमला किया और ये काफी ज्यादा बेकार था। तभी वहाँ पे एक लड़की एक चैम्बर को अपने हाथों से तोड़ते हुए कह रही होती है, शिट, मैंने कभी भी कोई दूसरा क्वेश्चन की उम्मीद भी नहीं की थी। जो कि देखते हुए सभी लोग हैरान होते हैं। और वो जो लड़की होती है वो जियाओ जिकियांग होती है, जो कि हुआंगशी थर्ड हाई स्कूल की सीनियर स्टूडेंट होती है और ये जाओ फैमिली की जाओ मार्शल आर्ट स्कूल की हायरस है, जिसका निक नेम थर्ड हाइस डिमोनस है। जो कि देखते हुए डोंगजी से कहता है, जिकियांग, क्या तुम इसे थोड़ा सही से नहीं कर सकते? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर तुम्हें 3 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। जो कि सुनते हुए जिकियांग डोंगजी का कॉलर पकड़ लेती है और उसके पास आते हुए उसे कह रही होती है, डोंगजी, क्या तुमने उस हॉर्न वाइट वुल्फ को मार डाला? जो कि सुनते हुए डोंगजी कहता है, हाँ मैंने ये कर दिया था। ये सब देखते ही फैंग डोंगजी के पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरे दोस्त से उम्मीद के मुताबिक वो एक इनविंसिबल कैरी है, काफी अच्छा। तभी वहाँ पे वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, रियल लाइफ में ये र्यून बीस्ट तुम्हें एक भी मौका नहीं देंगे, वो तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास ए रैंक की र्यून बीस्ट को मारने की स्किल भी है तो भी ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम बी रैंक के बीस्ट के हाथों मारे जाओ। इस बार सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो कि हॉर्न वाइट वुल्फ को मारने और एस रैंक रेटिंग को पाने में सक्षम है, वो डोंगजी है। तो डोंगजी प्लीज अपने रिजल्ट को यहाँ से ले जाओ। ये सुनते हुए डोंगजी वहाँ पे आता है और अपने रिजल्ट को लेता है। दूसरी तरफ पीछे से फैंग कह रहा होता है, डोंगजी तुम तो बेस्ट हो। तो जिकियांग कह रही होती है, जैसे कि मैंने अच्छे दोस्त से एक्सपेक्ट किया था, वो काफी अच्छा है। डोंगजी वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसके सामने कोई पैर देके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। जो कि देखते हुए डोंगजी उसके पैरों को अपने पैरों से दबा देता है। जो कि देखते हुए वो जो बंदा होता है वो चिल्लाने लगता है। वहाँ पे कुछ लोग डोंगजी से कह रहे होते हैं, सिर्फ वो लोग जो कि अपनी र्यून एनर्जी को कम से कम 60% तक पहुँचा सकते हैं, वो एक र्यून वॉरियर के रूप में अवेकन होते हैं और ये उसके जन्म से डिटरमाइंड होता है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लो, कोई भी फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो दूसरा बंदा कहता है, मॉक टेस्ट में हाई रैंकिंग पाने का क्या यूज है? वो सिर्फ सिमुलेशन पॉड्स में देखा जा सकता है। जब हम फ्यूचर में र्यून वॉरियर्स बनेंगे तो हम सोसाइटी के इलाइट्स होंगे और तुम्हारा हमसे कोई भी कंपेयर नहीं होगा। और ये कहते वो सभी हंसने लगते हैं। जो कि देखते हुए जाओ जिकियांग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी र्यून एनर्जी वो 92% तक इंक्रीज हो जाती है और वो काफी गुस्से से उन लोगों के पीछे से कह रही होती है, कौन मेरे अच्छे दोस्त के पीछे उसकी बुराई करने की हिम्मत कर रहा है, वो आज नहीं बचेगा। और ये कहते हैं वो उन सभी को 3-4 थप्पड़ मार देती है। जो कि देखते ही वो सभी जिकियांग से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं, हम सभी गलत थे। जो कि देखते हुए डोंगजी कह रहा होता है, वो सभी सही थे, सिर्फ वो लोग जो कि 60% तक र्यून एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके पास र्यून वॉरियर अवेकन करने के चांस है और जिस अमाउंट तक मैं पहुंच सकता हूँ वो 27% है। ये तो काफी ज्यादा बेकार है। और ये कहते हुए एक अजीब सा मुंह बनाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब की शुरुआत 2030 में हुआ था। इंसानों को उस डिजास्टर का कोई भी अंदाजा नहीं था जो कि होने वाला था। 2030 में अर्थ के आसमान में कई सारे वार्म होल दिखाई दिए और उस वार्म होल से कई सारे मीटियोर्स गिरे जो कि अनगिनत है, जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ऐसे डिजास्टर के सामने इंसान पूरी तरीके से बेबस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और ये मीटियोर की बारिश ये पूरे 3 महीने तक चली और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 30% से भी कम हो गई। और जब इंसानों ने सोचा कि वो इस डिजास्टर से सरवाइव कर सकते हैं, तब कुछ और बुरा हुआ। र्यून मॉन्स्टर के नाम से जाने जाने वाले क्रीचर वो उस वर्म होल से अर्थ की तरफ आए और वो काफी ज्यादा रूथलेस और काफी ज्यादा वायलेंट थे। यहाँ तक कि अर्थ की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन वो हाई रैंक के र्यून मॉन्स्टर को छू भी नहीं सकती। जब पूरी दुनिया पर आतंक का राज हो रहा था और उनका घर तबाह हो रहा था, तब इंसान डर के मारे छिप गए थे। जब तक हंटर्स ने अपीयरेंस बनाया था, र्यून हंटर्स र्यून एनर्जी को यूटिलाइज करने में एबल थे और वो र्यून स्टोन का यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग बनते थे। और फिर उन इंसानों ने मॉन्स्टर के खिलाफ फिर से लड़ना शुरू कर दिया और उनके लास्ट हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने एक र्यून एनर्जी का बैरियर बनाया और र्यून मॉन्स्टर को अंदर आने के लिए रोका और इंसानों को सर्वाइव करने के लिए उनका साथ दिया। लेकिन इंसान और र्यून मॉन्स्टर के बीच वो वार वो कभी भी खत्म नहीं हुई। बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक सामान डोंगजी को देते हुए से कह रहा होता है, अगर तुम पकड़े जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो इसे संभाल के ले जाना। ये कहते ही वो सामान को डोंगजी को दे देता है। जो कि लेते हुए डोंगजी कह रहा होता है, हाँ मैं समझता हूँ बॉस, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे सही
जगह पहुंचा दूंगा। और ये कहते वो उसे लेते हुए अपनी स्कूटी पे रवाना हो जाता है और कहता है काम करने का वक्त आ गया है। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ये डिलीवरी मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा देने वाली है और इससे मैं जियाओजी को उसका फेवरेट डॉल दूंगा। मुझे जल्दी जल्दी ये काम खत्म करना ही होगा। और ये कहते वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने से एक सफेद सी रोशनी चमकती है और उसके सामने एक कार आ जाती है। और ये जो कार होती है पुलिस वालों की कार होती है और वो डोंगजी से कह रहा होता है ये एक रूटीन चेक है तो प्लीज अपना व्हीकल साइड में करो और हमें चेक करने दो। जो कि देखते हुए डोंगजी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने में कहता है अरे ये क्या बकवास है, मैं इतना ज्यादा अनलकी कैसे हो सकता हूँ। ब्रदर लियो का सारा सामान ये बिल्कुल इलीगल है, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मुझे जेल हो जाएगा और वो भी 3 सालों के लिए। मैं ऐसा हरकत नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। और ये कहते वो अपनी स्कूटी घुमाते हुए वहाँ से काफी तेजी से निकल जाता है। जो कि देखते हुए वो पुलिस वाले कह रहे होते हैं हे बंदे तुम कहाँ पे जा रहे हो, रुक जाओ। और उसमें से एक पुलिस वाला अपने बैकअप को बुलाता है और कहता है यहाँ पे एक डिलीवरी मैन है जिसने रूटीन चेक को अवॉइड किया और यहाँ से भाग रहा है, उसे जल्दी पकड़ो। और सारे के सारे पुलिस वाले डोंगजी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। डोंगजी काफी स्पीड से स्कूटी चलाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और वो पुलिस वालों के हाथों में नहीं आता। वो आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे पकड़ना चाहते हो, तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। ये कहते हुए अपने उनमें कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो अपनी स्कूटी लेते हुए नीचे गिर जाता है बिकॉज उसकी स्कूटी के नीचे एक केले का छिलका आ जाता है। जो कि देखते हुए वो उठता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं सच में काफी ज्यादा अनलकी हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी वो देखता है कि उसका जो बॉक्स है वो नीचे गिरा हुआ है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वो सामान वो कहाँ पे है, अगर वो खो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकता। तभी वो देखता है कि वहाँ पे 2 अंडे होते हैं और ये वही सामान होता है जिसे देखते हुए वो अपने में कहता है तो ये अंडे रियून मॉन्स्टर के हैं। तो इसे देख के कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ब्रदर लियो ने मुझे डिलीवरी करने के लिए इतनी ज्यादा कीमत क्यों दी। अगर कोई ये लेते हुए पकड़े जाता है तो इसे 3 साल की जेल तो नहीं होने वाली, शायद ये उम्र कैद की हो। चलो कम से कम अंडे तो ठीक है। और ये कहते हैं वो उन दोनों अंडे को बॉक्स में रख देता है। तभी वो देखता है कि उस बॉक्स में और एक जगह खाली है। जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या और एक अंडा वो किधर है। तभी वो देखता है कि उसमें से एक अंडा वो टूटा हुआ है। जो कि देखते हुए वो कहता है क्या ये अंडा तो टूटा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है। जो कि देखते ही वो काफी तेजी से उसे डॉज करता है और कहता है क्या एक सी रैंक का रियून मॉन्स्टर। और तभी उसके सामने एक बोन पियर्सिंग स्पाइडर होता है जो कि सी रैंक का रियून मॉन्स्टर होता है, जो कि आग से डरता है लेकिन उसके पास एक मेटल जैसी स्ट्रॉन्ग शेल है। जो कि देखते हुए डोंग से कह रहा होता है क्या ये बोन पियर्सिंग स्पाइडर है। और ये कहते हुए वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो जो स्पाइडर होता है उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने डैगर से उसके ऊपर मारता है लेकिन उसका जो डैगर होता है वो टूट जाता है। जो कि देखते हुए वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, भले ही अंडे से अभी भी निकला हो लेकिन मैं अपने नॉर्मल वेपन से इसके शेल को स्क्रैच भी नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जो स्पाइडर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। जो कि देखते हुए वो अपने मन में कहता है चूंकि ये मेरी तरफ आ रहा है तो मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कोई मुझे बचाओ। और ये कहते ही वो आगे भागने लगता है कि तभी वो जो स्पाइडर होता है वो उसके आगे के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जो कि देखते हुए वो कहता है कितना ज्यादा बेकार है, मेरा रास्ता इसने ब्लॉक कर दिया, मैं तो सच में काफी ज्यादा अनलकी हूँ। तभी उस स्पाइडर अपने वेब से उसके पैरों को खींचने लगता है तो डोंगजी काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है इसकी वेब तो काफी ज्यादा लचीला है, मैं इसे काट नहीं सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जो स्पाइडर होता है वो उसे काफी ज्यादा करीब लेके आता है और उसे बहुत ही जोरों से स्टैप करता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डोंगजी खम्भे में उस स्पाइडर के वेब से लटका हुआ होता है और अपने मन में कहता है भले ही एक बच्चा है जो कि अभी भी पैदा हुआ है लेकिन मैं इसे हरा नहीं सकता। क्या मैं एक रियून मास्टर बनने के बजाय सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरे किस्मत में बस यही लिखा है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने अभी तक अपने मॉम डैड का बदला नहीं लिया है और मैं यहाँ पे बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि तभी उसके सामने कई सारे सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है कि फेट फेलर के लिए कंफर्टेबल बहाना है, या तो अपने फेट को समझो या फिर फेट को जाने दो और अपने लाइफ के फेट को खुद डिसाइड करो। और अब तुम्हें अपना फेट बदलने का मौका दिया गया है तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? क्या तुम सिस्टम के विलिंग को एक्सेप्ट करना चाहते हो, यस या फिर नो? जो कि सुनते हुए डोंग से कहता है अगर मैं रियून मास्टर बन सकता हूँ और अपने मॉम डैड का बदला ले सकता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और डोंग जी वो सिस्टम में ऐड हो जाता है और सिस्टम उसे कह रहा होता है होस्ट की बॉडी काफी ज्यादा वीक है, सिस्टम होस्ट को हील कर रहा है और
उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट दिए गए हैं। फिर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। डोंगजी भी ये सब देखते हुए काफी साधारण होता है और कहता है क्या एट्रीब्यूट पॉइंट। इसे देख के ऐसा लगता है कि मैं बस एक गेम खेल रहा हूँ। क्योंकि मुझ में स्ट्रेंथ की कमी है तो मैं उन सभी स्ट्रेंथ को जोड़ सकता हूँ। क्या यह सिस्टम के एट्रीब्यूट सच में मेरी बॉडी को अफेक्ट करेगी? क्या एक पोशन मेरी र्यून स्पिरिट को इंक्रीज करेगी? और तभी उसे एक डेली मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे एक सी रैंक बीस्ट को डिफीट करना है जो कि बोन पियर्सिंग स्पाइडर है, और रिवॉर्ड के तौर पे उसे 1 बॉटल पोशन मिलेगा जो कि उसकी र्यून स्पिरिट को बढ़ाएगी। जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए कहता है हालांकि इसमें यकीन करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। मेरे पास जो भी है मैं वो सब कुछ करूंगा, मैं उससे लड़ूंगा। और ये कहते वो उस वेब को तोड़ देता है और इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर होता है वो काफी ज्यादा पीछे हट जाता है। अपनी ये पावर देखते हुए डोंगजी भी काफी ज्यादा होता है और कहता है क्या मैं तो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। फिर भी अगर मैं इस बोन पियर्सिंग स्पाइडर को डिफीट करना चाहता हूँ तो ये काफी ज्यादा इजी नहीं होने वाला। और वो जो स्पाइडर है वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। जो कि देखते हुए वो अपने में कहता है मुझे शांत होना होगा और सोचना होगा। हर एक र्यून मॉन्स्टर की कमजोरी होती है, मुझे बस इसे ढूंढने की जरूरत है और इसका एडवांटेज उठाने की जरूरत है। तभी वो अपनी बाइक की तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहता है मेरा बाइक, इसमें तो पेट्रोल है। और इतना ही नहीं, ये जो मॉन्स्टर है ये आग से डरता है, तो क्या मैं अपनी स्कूटी में बचे पेट्रोल से इसे जला दूं? तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी डोंगजी से डॉज करते हुए अपने स्कूटी का किक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारा पेट्रोल गिर जाता है। डोंगजी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है बोन पियर्सिंग स्पाइडर ये आग से डरती है और उसके साथ साथ इसकी जो नजर है ये काफी ज्यादा कमजोर होती है। वो वाइब्रेशन को सेंस करके अपने बॉडी को बचाती है और लोकेशन को जज करती है, तो क्यों ना मैं इसी का फायदा उठाओ। और ये कहते ही वो एक पत्थर लेते हुए उस पेट्रोल पर मार देता है, जिससे कि वो जो स्पाइडर होती है वो उस पेट्रोल की तरफ जाने लगती है और उसके ऊपर अटैक करती है। जो कि देखते हुए डोंगजी अपना लाइटर निकालता है और कहता है चलो अब मरो। और ये कहते ही वो अपना लाइटर उसी पेट्रोल के ऊपर फेंक देता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्कूटी लेते हुए वहाँ से जाने लगता है और एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपने मन में कहता है भले ही इस पे यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ ये काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है ये कोई इल्यूजन नहीं है। इसका मतलब मेरे पास सच में एक चांस है र्यून मॉन्स्टर बनने का। लेकिन अब मुझे इन 2 र्यून बीस्ट के अंडे के साथ क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे पका के खाना चाहिए? मैं क्या करूँ? मैंने सुना है कि र्यून बीस्ट का मांस उसमें काफी सारी र्यून एनर्जी होती है और जो लोग उन्हें खाते हैं उनकी फिजिक्स वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। लेकिन अगर ये 2 अंडे भी बोन पियर्सिंग स्पाइडर निकले तो शायद मैं अपनी भूख खो दूंगा। और ये कहते हुए वो अपने मन में इमेजिन करने लगता है और अपने डोर को खोलता है। तभी उसके सामने उसकी बहन होती है जिसका नाम बाई जी होती है, जो कि 8 साल की होती है और ये डोंगजी की लिटिल सिस्टर होती है, जो कि डोंगजी को देखते हुए कह रही होती है क्या तुम्हें चोट लगी है? तो डोंगजी उससे कहता है जब मैं अपनी बाइक चला रहा था तो मैं गिर गया था, तो इसलिए चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाई जी कहती है लेकिन तुम्हारी ये कमीज पर ये खून लगा है। तो डोंगजी कहता है अरे ये बस कुछ पेंट है जो कि मेरी बॉडी पर तब लगा था जब मैं जमीन पर नीचे गिर गया था। और ये कहते हैं वो अपना शर्ट खोलता है। तभी उसकी बहन उससे कह रही होती है ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हो, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है। जो कि देखते हुए डोंगजी भी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और वो अपने मन में कहता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी में कई सारे स्ट्रेंथ जोड़ा है, इसलिए शायद मेरी बॉडी में बदलाव आया है। और वो अपनी बहन से कह रहा होता है शायद मुझे लगता है कि ये काफी कड़ी मेहनत की वजह से हुआ है। तो उसकी बहन उससे कह रही होती है बड़े भाई भले ही तुम र्यून मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन एक र्यून मास्टर के पीछे के आदमी हो सकते हो, तुम्हारा ये बॉडी ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो डोंगजी उससे कहता है हे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और ये तुमने कहाँ से सीखा? तो उसकी बहन एक बुक निकालती है और कहती है मैं ये पढ़ रही थी। तो डोंगजी उसको बंद करते हुए कहता है इस तरह के किताबें पढ़ना बंद करो। तो जियाओजी कहती है क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी डोंगजी उसे डॉल देते हुए कहता है लेकिन देखो मेरे पास क्या है, ये तुम्हारे लिए है। जो कि देखते हुए जियाओजी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है डायनासोर मैं इससे लंबे समय से खेलना चाहती हूँ। बड़े भाई ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम अमीर हो गए हो? तो डोंगजी हंसते हुए कहता है अमीर बनने की क्या बात है, तुम्हारा भाई र्यून मास्टर बनने जा रहा है और फिर मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करा सकता हूँ। जो कि देखते हुए जियाओजी कहती है बड़े भाई क्या तुम नीचे गिर गए? क्या तुम्हारे दिमाग विभाग में चोट तो नहीं लगी? तो डोंगजी अपना मुंह फुलाते हुए कहता है क्या इन सबको यकीन क्यों नहीं होता, ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि डोंगजी के गिफ्ट को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है ब्रदर इसके लिए काफी ज्यादा थैंक यू। और ये कहती है वो उसे खा रही होती है। तो उसे देखते हुए डोंगजी अपने मन में कहता है उस डिजास्टर के बाद जियाओजी ने अपने पैरों की सेंसेशन खो दी और तब से वो व्हीकल में फंसी हुई है। मरने वालों के कंपैरिजन में हम लोग काफी ज्यादा लकी है कि हम लोग बच गए, लेकिन फिर भी हमारा जीना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ये अलग है, सिस्टम की मदद से मैं जरूर र्यून मास्टर बन सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये जो र्यून मास्टर होते हैं
ये इस एरा के सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं। वो मिलिट्री में ज्वाइन हो सकते हैं और बहुत ही लार्ज बेनिफिट कमा सकते हैं। वो कंपनी में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं और मिलियंस पे पैसा कमा सकते हैं। ये अपनी खुद की टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जंगलों में जाके र्यून बीस्ट को हंट करके पैसा कमा सकते हैं। और अगर वो लोग हाई रैंक के र्यून बीस्ट को हंट करते हैं तो उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे हाई रैंक के र्यून बीस्ट के लिए काफी ज्यादा बोली लगाई जाती है, जैसे कि 100 मिलियन, जो कि देखते हुए डॉग से कहता है मैं डेफिनेटली र्यून मास्टर बनूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मार खा रहा होता है और हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पिट रहे होते हैं, जिसमें से वो बंदा उस दूसरे बंदे से कह रहा होता है बिग ब्रदर मैं सच में नहीं जानता कि वो चीज कहाँ पे है। तो वो दूसरा बंदा जो कि उसे मार रहा होता है वो उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो गुड्स मैंने आज रात तक नहीं देखा तो कल की सूरज तुम देख नहीं पाओगे। तो उसका ही साथी उस बंदे से कह रहा होता है और अगर मेरे भाई अपना सामान खो देते हैं तो तुम समझ ही सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है लूली ये पहली बार नहीं है जबकि हमने एक साथ काम किया, इसलिए तुम्हें मेरा सामान खोने के रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए। और उसका जो मालिक होता है वो जियान वेई लॉन्ग होता है जो कि ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा फेमस होता है और ये होंगशी एरिया के अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग का बॉस है, जिसे रूथलेस या फिर हार्टलेस के नाम से जाना जाता है। और वो जो जियान वेन लॉन्ग होता है वो उस बंदे से कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो सामान है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बस बताओ कि तुम इस सिचुएशन से कैसे निपटोगे, मुझे किसी भी हालत में वो चीज चाहिए। तो वो बंदा नीचे झुकते हुए कहता है बड़े भाई मैंने उसे डिलीवर करने के लिए डोंगजी नाम के बंदे के हाथों भेजा था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गया, क्या पता शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो पुलिस के जरिए पकड़ा गया हो। तो जियान वेंग लॉन्ग कहता है क्या पुलिस, बेहतर होगा कि तुम ये प्रे करो कि ऐसा ना हो, खरीदार कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं या फिर तुम ऑफेंड कर सको, वो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है बड़े भाई प्लीज मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल तक वो सामान खुद ही ढूंढ लूंगा और आपको दे दूंगा। तो जियान वेंग लॉन्ग कहता है तुमने काफी कर लिया है, अब मैं अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहूंगा और उस डोंगजी नाम के बंदे को लेके आऊंगा। तो वो बंदा कहता है वो डोंगजी वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, आपको इसमें पर्सनली कार्रवाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। तो जियान वेंग लॉन्ग बहुत ही जोरों से मारते हुए कहता है क्या तुम तुम्हारे बड़े भाई को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है, हमारा टाइम बर्बाद मत करो और हमें उस बच्चे की जानकारी दो ताकि हम उसे ढूंढ सके। जो कि देखते हुए वो बंदा कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी उसके पीछे से उसका बॉडीगार्ड कहता है बड़े भाई ऐसा लगता है कि वो हुआंगची थर्ड स्कूल में थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। तो जियान वेन लॉन्ग कहता है तो ठीक है कल जाओ और उसे ढूंढो, अगर तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को भी नहीं समझ सकते तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा होगा। तो वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं अरे आप श्योर रहे हम उसे जरूर लेके आएंगे, ये हम पर छोड़ दीजिए। सीन चेंज होता है, मैं डोंगजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जियाओजी से कह रहा होता है याद रखना अगर कोई भी अजनबी आए तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना। तो जियाओजी कहती है हाँ मुझे पता है मैं 3 या 4 साल की बच्ची नहीं हूँ। तो डोंगजी वहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब मैं आज रात वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे पसंदीदा शुगर फ्राइड चीज नट लाऊंगा। और डोंगजी वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है मैं अपने साथ उस बीस्ट के अंडे नहीं ले जा सकता और मैं उन्हें सिर्फ घर पे ही छिपा सकता हूँ और उन्हें निपटाने का मौका पा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए डोंगजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे काफी तेजी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो फेंग रुई है और फेंग रुई चिल्लाते हुए कहता है अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ ये तो काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जो कि देखते हुए डोंगजी उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है तुम मेरा पीछा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए फेंग रुई चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मुझे बस बाथरूम लगी थी तो इसलिए मैं टॉयलेट ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी टॉयलेट नहीं मिला तो इसलिए मैं इस गली में आ गया, फिर मैंने तुम्हें देखा तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा था। जो कि देखते हुए डोंगजी से कह रहा होता है नहीं बहुत ही बुरा हुआ तो मुझसे तुम दूर रहो। तो फेंग रुई से कहता है अरे भाई ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ मेरा वेट करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और डोंगजी और फेंग रुई दोनों ही अपने कॉलेज चले जाते हैं। तभी डोंगजी को अपना एक मिशन मिलता है, उसके सामने कुछ गैंगस्टर आएंगे जिससे कि उसे निपटना है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पे उसे र्यून एनर्जी डेवलपमेंट पोशन मिलेगा। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा नौतार कहता है क्या गैंगस्टर। तभी उसके सामने वही 2 बंदे आ जाते हैं। जो कि देखते हुए फेंग रुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है फैटी ड्रैगन और ये मॉर्निंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 2 यहाँ पे क्यों है। जो कि देखते हुए डोंगजी कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो। तो फेंग रुई कहता है बेशक, वो हुआंगशी एरिया का फेमस लोकल गैंगस्टर है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जो कि सुनते हुए डोंगजी अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे पीछे है और मैं प्रेजेंट में उनके लिए मैच नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए सबसे बेस्ट होगा कि मैं उन्हें अवॉइड कर दूं। तभी वहाँ पे जी कैंग आते हुए उन गैंगस्टर से कह रही होती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो नहीं तो इसके बाद काफी ज्यादा बुरा होगा और फिर दोस्त मुझे मत देना। जो कि सुनते हुए वो गैंगस्टर से कहते हैं हे छोटी लड़की तुम कौन हो और तुम काफी ज्यादा
एक्साइटेड हो? लगता है तुम्हें कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो दूसरा गैंगस्टर कहता है हाँ चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ एक अच्छा सा बिहेव करेंगे। जो कि देखते हुए फेंग रुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर डोंग ये तो सिस्टर जिया किंग है, अभी हमें क्या करना चाहिए? तो डोंग जी उससे कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो, चलो चलते हैं उसकी तरफ। तो फेंग कहता है लेकिन उस मोटे ड्रैगन और उस मॉर्निंग को भड़काना ये सही नहीं है, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? तो डोंग जी उस गैंगस्टर के ऊपर ईंट मारते हुए कह रहा होता है हमारे पास पुलिस को कॉल करने का टाइम नहीं है। ये कहते हुए वो उस गैंगस्टर के सर पे मार देता है। जो कि देखते हुए वो गैंगस्टर कहता है क्या आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो दूसरा गैंगस्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की? डोंग जी उन दोनों से कह रहा होता है अपने गंदे हाथ जी कियांग से दूर रखो। तो जी कियांग चिल्लाते हुए कहती है डोंग जी तुम्हारा उनके साथ कोई भी मैच नहीं है, चलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और ये नाम सुनते हुए वो गैंगस्टर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो तुम डोंग जी हो? दूसरा गैंगस्टर कहता है भागने के बारे में सोचना भी मत, हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए हैं। और ये कहते ही वो जो गैंगस्टर होता है और वो उसे पंच मारते हुए कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको भड़काने की, अब तुम मरने वाले हो, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। जो कि देखते हुए डोंग जी से डॉज करते हुए अपने मन में कहता है उम्मीद के मुताबिक ये सब मेरे पीछे थे और ये शायद उसी अंडे की वजह से होना चाहिए। कल मैंने लेवल अप होने के बाद मैंने सारे के सारे एजिलिटी को एक साथ ऐड कर दिया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ही मैं इसके अटैक को डॉज कर पाता, लेकिन अब मैं जवाबी हमला कर सकता हूँ और इन्हें मार सकता हूँ। और ये कहते ही वो उसी ईंट से उस गैंगस्टर पर हमला करता है और उसका थोबड़ा बिगाड़ देता है। जो कि देखते हुए वो गैंगस्टर काफी ज्यादा रहता है और अपने मन में कहता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या वो नेचुरली बॉर्न र्यून मास्टर है? लेकिन अगर मैं एक बच्चे को नहीं हरा सकता तो वांगशी एरिया में मैं कैसे रह सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ वो जो गैंगस्टर होता है वो जी कियांग की तरफ आते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये कमीना तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह करता है, तो तुम्हें पकड़ लेने के बाद ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही सरेंडर कर लेगा। ये कहते वो जी कियांग की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी जी कियांग उसे बहुत ही जोर से एक किक मारती है और उसे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? ये सब देखते हुए डोंग जी भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम मोटे क्या तुम सच में सोच रहे हो कि इसके साथ डील करना ये काफी ज्यादा इजी है? जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं हम दोनों अच्छा बिहेव कर रहे हैं लेकिन तुम लोग इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हम तुम पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिखाएंगे। और ये जो दोनों बंदे होते हैं ये एफ रैंक ड्यून मास्टर होते हैं। तभी डोंग जी इसके ऊपर हमला करता है। जो कि देखते हुए वो बंदा कहता है यहाँ तक कि अगर हम सबसे कमजोर एफ रैंक ड्यून मास्टर है फिर भी तुम जैसे कमीनों के लिए हम दोनों काफी है। और डोंग जी जैसे इस पर पंच करता है वैसे ही वो ये देख के काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कहता है मेरा अटैक इस मोटो के बॉडी को छू भी नहीं पा रहा, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। तभी कोई अपने रॉड से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और पीछे मुड़ते हुए कहते हैं आखिर कौन है जो कि हम पर चिपके हमला कर रहा है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि एक र्यून मास्टर होता है जिसका नाम झाओ वूडी होता है और ये एक ई रैंक का र्यून मास्टर होता है जो कि झाओ जी क्यूइंग का फादर होता है। और ये बंदा मार्शल आर्ट ओनर है और र्यून वॉरियर रिटायर्ड है। और झाओ वूडी कहता है र्यून मास्टर के रूप में हमारे घर की रक्षा करने के बजाय तुम लोग कमजोर लोगों को धमका रहे हो, तुम लोग तो र्यून मास्टर बनने के लायक भी नहीं हो। हमें डोंग जी के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सर कह रहे होते हैं मैंने इस क्वेश्चन के बारे में कई बार बात की और अभी भी बहुत से लोग गलत है, तो डोंग जी प्लीज खड़े हो जाओ और हमें बताओ कि र्यून स्टोन्स की क्या एट्रीब्यूट होती है। जो कि सुनते हुए डोंग जी खड़ा हो जाता है और कहता है सारे के सारे र्यून स्टोन्स र्यून बीस्ट से प्राप्त किए जाते हैं और वो र्यून एनर्जी के लिए कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। और उनके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग र्यून स्टोन हेराल्ड ने उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। रेड र्यून स्टोन्स को वेपन स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, उनके पास इंस्क्रिप्शंस है जिन्हें एक वेपन में एम्बेड किया जा सकता है और जब र्यून एनर्जी इंजेक्ट की जाती है तो र्यून स्टोन एक्टिवेट हो जाता है और ये खुद ही एक वेपन में बदल जाता है। ब्लू स्टोन र्यून स्टोन के तालिस्मान स्टोन के नाम से जाना जाता है, उन्हें स्पेसिफिक पैटर्न के साथ उकेरा जाता है जिसे स्पेसिफिक र्यून स्टोन स्किल को एक्टिवेट करने के लिए वेपन में एम्बेड किया जा सकता है। ग्रीन र्यून स्टोन बिल्कुल रेड र्यून स्टोन की तरह है लेकिन उसका यूज सिर्फ आर्मर या फिर दूसरे आइटम में किया जाता है। डिफरेंट इंस्क्रिप्शन के वजह से रेड स्टोन को आइटम्स में यूज नहीं किया जा सकता और ग्रीन स्टोन को वेपन में यूज नहीं किया जा सकता। तो ये सुनते हुए वो जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया था डोंग जी तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और वो टीचर अपने मन में कहते हैं डोंग जी एक स्मार्ट बच्चा है लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी र्यून स्पिरिट्स काफी ज्यादा कम है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग र्यून मास्टर बन सकता था। और ये कहते वो नेक्स्ट लेसन पढ़ाने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद उसके क्लास में उसके क्लासमेट वो हंसी मजाक करने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं कल्चर एग्जाम और वर्चुअल एग्जाम में हम सिर्फ टोटल स्कोर में से 30% ही ऐड कर पाते हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो र्यून स्पिरिट टेस्ट होता है। यहाँ तक अगर डोंग जी कल्चर एग्जाम में फुल मार्क को स्कोर करता है लेकिन
लेकिन फिर भी वो न्यून मास्टर नहीं बन सकता। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक कि सभी तुम्हारी तरह जीनियस नहीं है और तुम्हारे दोनों पेरेंट्स वो दोनों के दोनों न्यून मास्टर है। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है ठीक है हाँ मुझे फॉलो करो और जब मैं न्यून मास्टर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ डोंगजी के पास फेंगरुई आता है और उससे कहता है उसके इस कैपेबिलिटी के साथ साथ वो 3 दिन के अंदर यून बिस्ट के हाथों मारा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा कुछ क्यों है। जो कि सुनते हुए डोंगजी कहता है उसके पेरेंट्स दोनों ही ए रैंक के यून मास्टर है, तो इसलिए उसे जंगलों में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बिना किसी काम किए शहर में एक अच्छी नौकरी पा सकता है। तब इस दूसरे बंदे के पास जी क्विंग आती है और उससे कहती है सिर्फ सच्चे बहादुर ही र्यून मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि तुम र्यून मास्टर बनना चाहते हो लेकिन तुम एक कायर हो, तुम्हें शहर में छिपने की बजाय जंगल में जाना चाहिए और इंसानों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। तो वो बंदा कहता है जाओ जी क्विंग तुम किसे कायर कह रहे हो। तो जी क्विंग उसे कहती है बेशक ये तुम हो, अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो चलो लड़ते हैं और फैसला कर ही लेते हैं कि कौन कायर है। जो कि सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन एक चुड़ैल के साथ लड़ना चाहेगा, तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो। ये सुनते हुए जी क्विंग उसे कहती है अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो बस तुम यहाँ से चले जाओ। जो कि सुनते हुए वो वहाँ से जाते हुए डोंगजी से कहता है तुम बस वेट करो, तुम्हें 3 दिनों में पे करना ही होगा। जो कि सुनते हुए डोंगजी कहता है अरे मैंने क्या किया, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। जो कि देखते हुए फेंगरुई वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है सिस्टर क्विंग सिर्फ तुम ही हो जो कि उन्हें भगा सकते हो। ये सुनते हुए जी क्विंग भी अपनी तारीफ करने लगती है। तभी डोंगजी कहता है क्या टीचर ने ये नहीं कहा कि हम लोग वर्चुअल सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे। तो ये सुनते हुए जी क्विंग कहती है ठीक है क्यों नहीं। जो कि सुनते हुए फेंगरुई भी कहता है तुम दोनों फाइट करना, मैं बस देखता रहूंगा। ये कहती है वो तीनों के तीनों गेम में चले जाते हैं, जहाँ पे जी क्विंग के साथ फेंगरुई आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते हुए वो कहता है इस तरह खुले में घूमने से क्या तुम उसके नजर में नहीं आ जाओगे। तो वो कहती है डोंगजी एक रन स्टोर स्नाइपर है जो छिपने में माहिर है और ये जगह काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, तो इसलिए हमें उसे इसी तरह ढूंढना होगा। अभी अचानक से उसके पास से एक स्नाइपर की गोली निकलती है, जो कि देखते हुए फेंगरुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर डोंगजी तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। तो जी क्यों कहती है वो बस ये कह रहा है कि तुम बस पीछे रहो और इसे ऑब्जर्व करो। ये कहते ही वो अपनी वेपन को एक्टिवेट करती है। मैंने अपने वेपन को 2 तालिस्मान स्टोन से एम्बेड किया है, तो चलो देखते हैं आखिर तुम इसे कैसे जीतते हो। तभी डोंगजी इसके ऊपर फिर से स्नाइपर से हमला करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है और काफी तेजी से जाते हुए उस पेड़ को ही उड़ा देती है जिस पेड़ पे डोंगजी बैठा हुआ होता है। लेकिन डोंगजी उसे डॉज करते हुए मतलब कि वहाँ से कूदते हुए उस पर निशाना लगाता है और उस पर हिट कर देता है। जो कि देखते हुए फेंगरुई काफी ज्यादा खुश होता है। डोंगजी कहता है मैं उसे इस वर्चुअल वर्ल्ड में हरा सकता हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो मुझे उतनी ही आसानी से मार सकती है। और ये कहते ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि जियाओ किंग का जो चैम्बर होता है वो खराब हो रहा होता है। जो कि देखते हुए डोंगजी कहता है जियाओ किंग जाग जाओ, और ये कहते हुए वो दोनों से बाहर निकालते हैं। तभी डोंगजी देखता है कि वहाँ पे वही 3 लोग होते हैं। जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इसे मारना चाहते हो। जो कि सुनते हुए वो बंदा कहता है क्या ऐसा नहीं है कि वो मर गई, उसे हर समय इतनी बहुत जैसी हरकत करने के लिए किसने कहा, क्या सिर्फ इसीलिए कि उसके पास एक हाई र्यून स्पिरिट है और उसके डैड एक र्यून मास्टर है। तो दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है हाँ बड़े भाई तुम्हारे मॉम डैड दोनों ही र्यून मास्टर है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे डरेंगे। जो कि सुनते हुए डोंगजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है तुम ट्रैश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे मॉम डैड को तो शर्म आनी चाहिए कि उनके पास तुम्हारे जैसा बेटा है। और ये कहते हुए वो उसे काफी जोर से पंच मारता है और उससे कहता है आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम कुछ सीख न लो। जो कि सुनते हुए वो बंदा कहता है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसी हुई। तभी वहाँ के टीचर आते हैं डोंगजी को रोक लेते हैं। जो कि देखते हुए डोंगजी अपने मन में कहता है हाँ ये सही है, जिया किंग को बचाना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इस कचरे से बाद में निपट लूंगा। और ये कहते हुए वो उन तीनों से कह रहा होता है तुम्हारा टाइम लकी है, अब यहाँ से भाग जाओ। तो वो बंदा कहता है डोंगजी बस रुको, तुम्हें जल्दी में सबक सिखाने वाला हूँ। ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाता है। तभी वो जो टीचर होते हैं वो जी कियांग को देखते हुए कह रहे होते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, उसे बस वर्चुअल से हल्का सा करंट लगा है, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दूसरा बंदा कहता है जी क्विंग हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट है, हम उसे कुछ भी होने नहीं दे सकते। और ये कहते हैं वो डोंगजी से कह रहे होते हैं डोंगजी ये क्या चल रहा है, तुम अपने साथियों को क्यों मार रहे हो। जो कि सुनते हुए फेंगरुई उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं टीचर वो सभी के सभी जी किंग की वर्चुअल कैप्सूल में पानी डाल रहे थे, अगर ब्रदर डोंग ने उन्हें सही समय पर नहीं रोका होता तो शायद आज जी किंग काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकती थी। तो टीचर कहता है लकीली जी क्विंग ठीक है, लेकिन डोंगजी हो सकता है कि तुमने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। तो डोंगजी कहता है टीचर आपका क्या मतलब है। तो वो टीचर कह रहे होते हैं फेंगजी के दोनों मॉम डैड वो ए रैंक के मास्टर है और हमारे किनशी एरिया में सब लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं, जब तुमने उनके बेटे को मारा है तो हो सकता हो कि वो तुम्हें ना छोड़े। तो फेंगरुई कहता है लेकिन ये तो साफ रूप से फेंगजी की गलती थी। तो वो टीचर कह रहे होते हैं उसके मॉम
डैड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी। डोंगजी तुम घर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए और इस मामले को खत्म होने तक वेट करो, फिर खुद से मेरा तुम स्कूल आ जाना। मैं उनके साथ बातचीत करूंगा और देखूंगा कि हम इस मुद्दे को हल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो डोंगजी कहते हैं ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। और ये कहते वो दोनों जी क्विन को एम्बुलेंस में बैठा देते हैं और डोंगजी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे आराम करने की जरूरत है और अगर वो र्यून मास्टर नॉर्मल लोगों की परवाह नहीं करते तो मैं र्यून मास्टर बन जाऊंगा और उनसे बात करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा। तो फैंग रियो से कह रहा होता है लेकिन ब्रदर तुम्हारी र्यून स्पिरिट ये तो ओनली 27% है। तो डोंगजी से कहता है क्या तुम एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो? तो ऐसे भी तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो अपने मन में कह रहा होता है 27% र्यून स्पिरिट अब और नहीं, सिस्टम के साथ मैं जरूर एक र्यून मास्टर बन सकता हूँ। ये कहते वो आगे बढ़ जाता है। हमें डोंगजी के घर के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया वेन लोंग और उसके गैंगस्टर होते हैं। उसका एक गैंगस्टर कह रहा होता है जैसे कि लू ले ने कहा था देखो ये डिलीवरी बाइक उसी बच्चे की है, शायद यही उसका घर होना चाहिए, हमें अंदर जाके देखना चाहिए। तो दूसरा गैंगस्टर कह रहा होता है बिग ब्रदर क्या हमें और भाइयों को बुलाने की जरूरत है? तो ये सुनते हुए जिया वेन लोंग उसे काफी जोर से थप्पड़ मारता है और उससे कहता है आखिर तुम एक छोटी सी बच्ची से निपटने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? हाँ ये तुम क्या करना चाहते हो? छोटा सा तो काम है। तो ये सुनते हुए वो जो गैंगस्टर होता है वो उससे कह रहा होता है बॉस मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहते वो दोनों उस दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। तभी उसमें से वो टकला कहता है बड़े भाई अंदर कोई भी हलचल नहीं है, बस घर पे एक छोटी सी बच्ची है, तो क्या हमें अंदर जाना चाहिए? तो ये सुनते हुए जिया वेन लोंग कहता है तो ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और ये कहते वो बेल बजाते हैं जो कि सुनते ही जियाओजी कह रही होती है क्या ब्रदर समय से पहले ही वापस आ गए हैं? और ये कहते वो किताब बंद करती है और कहती है नहीं बड़े भाई के पास चाबी है और वो दरवाजे का घंटी तो नहीं बजाएंगे, आखिर ये कौन हो सकता है? तभी बाहर से कोई कह रहा होता है क्या कोई अंदर है? तो ये सुनते हुए जियाओजी कहती है हाँ कौन है? तो वो गैंगस्टर कहता है दरवाजा खोलो, हम यहाँ पे पानी के मीटर की जांच करने के लिए आए हैं। तो जियाओजी वहाँ से जागते हुए कह रही होती है पानी का मीटर वो बाहर पे है तो तुम वहाँ से देख सकते हो। जो कि सुनते हुए वो गैंगस्टर दूसरे बंदे से कह रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई ऐसे बाहर निकलता है? तुम्हारे बताने का तरीका ये बिल्कुल गलत है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मुझसे सीखना जरा। और ये कहते वो उस लड़की से कहता है छोटी सी लड़की मैं यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? तो जियाओजी कहती है तुम डिलीवरी का सामान बाहर रख सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। तो वो दूसरा बंदा कहता है हम आपको जानने के लिए यहाँ पे कम्युनिटी क्लिप से आए हैं, तो प्लीज बाहर आ जाइए। तो जियाओजी कहती है अरे कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। तभी जिया वेन लोंग काफी जोरों से किक करते उस दरवाजे को तोड़ देता है और कहता है आखिर मैं क्यों अपने बेकार से सबोर्डिनेट्स के साथ यहाँ पे फंस गया हूँ, इस बदले से दरवाजे को खोलने के लिए बस एक किक की जरूरत है। और वो जियाओजी से कहता है छोटी सी लड़की तुम्हारा नाम क्या है? तो जियाओजी कहती है बाय जियाओजी। तो जिया वेन लोंग कहता है बाय आखिर तुम्हारा सरनेम तुम्हारे भाई से अलग क्यों है? तो जियाओजी कहती है क्योंकि मुझे अडॉप्ट किया गया है। दूसरी तरफ उसका साथ उसके पास आते हुए कह रहा होता है बड़े भाई यहाँ पे मुझे कोई भी सामान नहीं मिला। तो जिया वेन लोंग जियाओजी से कह रहा होता है कल तुम्हारे बड़े भाई ने मुझसे कुछ चीज लिया है, अगर तुम हमें बता सकते हो कि वो चीज कहाँ पे है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुम नहीं बताते तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुनते ही जियाओजी रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो जिया वेन लोंग कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए घर नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफी ज्यादा टाइम है। और ये कहते वो सी डॉल को देखता है जिसे देखते हुए वो उस पर अपने डैगर से हमला करता है और उसे खराब कर देता है, जिसे देखते हुए जियाओजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिया वेन लोंग कहता है क्या तुम इसे समझ सकते हो? अगर तुम ये नहीं बताते तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अभी उसके पीछे से एक आवाज आता है और कहता है कमीने तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लगता है अब तुम मरने वाले हो। और ये बंदा डोंगजी होता है और वो कह रहा होता है मेरी बहन से दूर हो जाओ, मेरी बहन को जाने दो, मैं वही हूँ जिसे तुम चाहते हो। जो कि देखते हुए वो गैंगस्टर्स कह रहे होते हैं बड़े भाई यही वो बच्चा है डोंगजी, जिसे देखते हुए जिया वेन लोंग उससे कह रहा होता है तो तुम वही हाई स्कूलर हो जिसने मेरे प्लान को फेल कर दिया है, तो ठीक है अब जल्दी से वो सामान सौंप दो। अगर तुम भागने की कोशिश करते हो या फिर कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को मार डालूंगा। जो कि सुनते हुए डोंगजी वो अपने मन में कहता है मुझे सावधानी से काम लेना होगा, नहीं तो जियाओजी ये काफी ज्यादा खतरे में हो सकती है, मुझे उन्हें पहले अंडे दे देना चाहिए और उसे मनाना चाहिए। और ये कहते हुए वो कहता है वो मेरे स्टोरेज रूम में है। जो कि सुनते हुए जिया वेन लोंग कहता है आखिर वो स्टोर कहाँ पे है? तो
डोंग से कहता है ठीक बेडरूम के पास है, तुम जाके ले सकते हो। और वो अपने मन में कहता है क्या इन दोनों बेवकूफों ने पहले वहाँ पे ढूंढा नहीं। तभी जियाओ वेन लॉन्ग चिल्लाते हुए अपने गैंगस्टर से कह रहा होता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और इसे लेके आओ। जो कि सुनते ही वो गैंगस्टर उस दरवाजे को तोड़ते हुए उस बॉक्स को लेके आते हैं। तभी जियाओ वेन लॉन्ग उस बॉक्स को खोलता है और कहता है क्या यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अंडे हैं, बाकी तीसरा कहाँ गया। तो डोंग से कहता है जब मैं डिलीवरी कर रहा था तो एक अंडा बाहर निकल गया था। ये सुनते ही जियाओ वेन लॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, एक सी रैंक का र्यून मॉन्स्टर बोन पियर्सिंग स्पाइडर का अंडा वो ऐसे कैसे हो सकता है। जो कि सुनते ही डोंग सी वो अपने में कहता है यहाँ तक कि अगर मैं इसे कह भी दूं कि मैंने उसे मार डाला तो भी ये उस पर यकीन नहीं करेगा। वो जियाओ वेन लॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ, ये मिनिस्टर के लिए मेरा गिफ्ट था जो कि मैं उन्हें देने वाला था, बेहतर होगा कि तुम उसे लौटा दो वरना मैं जो करने वाला हूँ शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और ये कहते वो जियाओजी की तरफ अपना चाकू आगे बढ़ाता है जो कि देखते ही जियाओजी उसे काट देती है। ये सब देखते ही जियाओ वेन लॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है तुम मुझे काटने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम बेवकूफ हो। और जैसे वो उसे पंच मारता है वैसे ही वो देखता है कि डोंग उसे लेते हुए दूर चले गया है। जो कि देखते ही जियाओ वेन लॉन्ग कहता है फैट ड्रैगन और मोरिंग जाओ उसे पकड़ो। तो फैट ड्रैगन उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है तुम कमीने जल्दी से हार मान लो और उसे हमें दे दो, नहीं तो तुम मानने वाले हो। लेकिन डोंग उसके वार को डॉज कर लेता है। जो कि देखते ही वो फैट ड्रैगन वो अपने में कहता है इस कमीने की रिएक्शन स्पीड ये इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, सुबह तो ये काफी ज्यादा कमजोर था लेकिन अभी ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। दूसरी तरफ डोंगजी वो कह रहा होता है आज के डेली मिशन के डेवलपमेंट पोर्शन ने मेरी 1+ स्टैट्स बढ़ा दी जिससे कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी ये इम्प्रूव हो गई है। तभी वो फैट ड्रैगन उस पर हमला करता है जिसे देखते हुए डोंगजी उसे काफी तेजी से डॉज कर रहा होता है और अपने मन में कहता है लेवल अप करने के बाद मैंने सारे के सारे एजिलिटी पॉइंट को ऐड कर लिया था तो इसीलिए भले ही मेरा एफ रैंक के र्यून मास्टर के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके हमले को डॉज कर सकता हूँ। तभी वो फैट ड्रैगन उससे कह रहा होता है कमीने क्या तुम सिर्फ डॉज करना चाहते हो। और ये कहते वो बॉस से कहता है बॉस मुझे बस 5 मिनट दो, मैं इसे जल्दी ही पकड़ लूंगा। जो कि देखते ही जियाओ वेन लॉन्ग कहता है बस अब बंद करो, तुम कचरे, तुम पूरी तरह से बेकार हो, मैं इसे खुद ही निपटता हूँ। ये कहते ही वो अपने वेपन समन करते हुए कहता है कमीने चूंकि तुम डॉज करना काफी ज्यादा पसंद करते हो तो इसलिए अब तुम मेरे हमले को डॉज करने की कोशिश करो। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने मन में कहता है ये लड़का भी एक र्यून मास्टर है और उसकी ऑरा को देखते हुए लगता है कि ये अंकल जाओ की तरह कम से कम ए रैंक का तो होगा ही। और डोंगजी से कहता है आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, उस र्यून बिस्ट का एग सच में निकल गया था और मैं कहीं से दूसरा अंडा नहीं ला सकता। तो ये सुनते हुए जियाओ वेन लॉन्ग उससे कहता है क्या तुम जानते हो कि ये अंडा मेरे लिए कितना मायने रखता है, उस मिनिस्टर का बेटा इसे पालना काफी ज्यादा पसंद करता है इसीलिए मैंने गिफ्ट के तौर पे इन अंडों को जंगल से वापस लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था और ये र्यून मास्टर के अंडे मेरे फ्यूचर की चाबी है और अब तुमने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो डोंगजी उससे कहता है मुझे लगा था कि सिटी में र्यून मास्टर को पालना ये क्राइम है। तो जियाओ वेन लॉन्ग कहता है तुम एक हाई स्कूलर हो और तुम्हें क्या पता कि काम कैसे किया जाता है। तभी जियाओजी देखती है कि उसमें से दूसरा अंडा टूटने लगता है। जो कि देखते ही वो कह रही होती है बड़े भाई मुझे कुछ कहना है। तो डोंगजी उससे कहता है जियाओजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। तो जियाओजी कहती है लेकिन सुनो वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जो कि देखते हुए जियाओ वेन लॉन्ग उस पर गन तानते हुए कहता है छोटी सी लड़की तुम हमें काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी वो अंडा टूट जाता है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कहता है क्या वो अंडा टूट गया और उसमें से क्या बाहर निकला। तभी उसमें से एक स्नेक बाहर निकलता है। जो कि देखते ही जियाओ वेन लॉन्ग कहता है सी रैंक का र्यून मास्टर डार्क स्केल वाइपर, हालांकि अभी भी हैचलिंग है लेकिन ये एक अडल्ट ए रैंक का र्यून मास्टर की तरह पावरफुल है। तभी जियाओ वेन लॉन्ग उस पर हमला करता है लेकिन उसके हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। जो कि देखते ही वो वाइपर उसके ऊपर अटैक करता है। ये सब देखते ही वो अपने मन में कहता है अधिकार है, ये घर बहुत ही ज्यादा छोटा है और मैं यहाँ पे अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ डोंगजी वो अपने बहन से कह रहा होता है जियाओजी चलो यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं। और वो अपने मन में कहता है डार्क स्केल वाइपर और बोन पियर्सिंग स्पाइडर दोनों ही सी रैंक के र्यून मास्टर है, यहाँ तक कि अगर वो सिर्फ हैचलिंग है तो फिर भी उनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है। कल मैं काफी ज्यादा लकी था कि मैंने उस बोन पियर्सिंग स्पाइडर को मार डाला लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस डार्क स्केल वाइपर को कैसे हराऊं। तभी वो डार्क स्केल वाइपर उन्हीं की तरफ बढ़ता है। जो कि देखते ही डोंगजी कहता है आखिर ये अचानक हम पर क्यों टारगेट कर रहा है, मुझे सबसे पहले से यहाँ से दूर ले जाना है लेकिन मैं जियाओजी को अकेला नहीं छोड़ सकता। जो कि देखते ही जियाओजी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने लगती है। जो कि देखते ही डोंगजी से कहता है बिल्कुल नहीं जियाओजी, क्या तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो, क्या तुम एक बीस्ट टेमर हो। और हमें बीस्ट टेमर के बारे में बताया जाता है बीस्ट टेमर एक ऐसा जीनियस जो कि जन्म से ही 100% र्यून स्पिरिट को पोजेस करता हो जो कि हजारों में एक होता है और वो
यून मास्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और उन्हें टेम कर सकता है और उन्हें आपस में लड़ा सकता है। और हम देखते हैं कि जियाओजी उसे कंट्रोल कर रही होती है, जिसे देखते हुए डोंगजी कह रहा होता है इस डार्क स्केल वाइपर की कमजोरी इसके सिर पे ये रियून स्टोन है, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है जिससे कि मैं इसे मार सकूं। जियाओजी, क्या तुम इस डार्क स्केल वाइपर को उस जियाओ वैन लॉन्ग पर अटैक करने के लिए कह सकते हो? तो ये सुनते ही जियाओजी कह रही होती है ठीक है, मैं करने की कोशिश करती हूँ। दूसरी तरफ वो जियाओ वैन लॉन्ग कह रहा होता है इस डार्क स्केल वाइपर के साथ डील करना ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, सबसे पहले हम इसे निपटेंगे और फिर इसके बाद इन गंदे बदमाशों से डील करेंगे। तो ये सुनते ही उसके जो गैंगस्टर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं ठीक है बॉस, हम लोग समझ गए। दूसरी तरफ जियाओजी वो उस वाइपर को कंट्रोल कर रही होती है और उसे अटैक करने के लिए कहती है, जो कि देखते ही जियान वैन लॉन्ग कहता है ये डार्क स्केल वाइपर का डेथ रियून एनर्जी ब्लास्ट है और ये स्टील की प्लेट को भी छेद कर सकता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब लगता है कि वो कमीने टोस्ट बनने वाले हैं, वो लोग मरने वाले हैं। तभी वो देखता है कि वो वाइपर उल्टा ही उस पर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और वो काफी तेजी से नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से डोंगजी का जो रूम होता है वो टूट फूट जाता है। जो कि देखते ही डोंगजी जियाओजी से कह रहा होता है जियाओजी तुमने ये कर दिखाया। तभी जियाओजी वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है ये सही है जियाओजी अभी एक बच्ची है और सी रैंक के डार्क स्केल वाइपर को कंट्रोल करने की वजह से उसे काफी ज्यादा दबाव पड़ा होगा। उम्मीद है उसने खुद को घायल नहीं किया होगा, शायद वो अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर रही होगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान वैन लॉन्ग उसके आधे बाल उड़ चुके होते हैं और वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या बकवास है, मेरे बालों को तबाह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा हैंडसम फेस ये बेकार हो चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते वो काफी तेजी से अपने हथियार से उसी वाइपर पर अटैक करता है और वो इसके रियून स्टोन पर अटैक करता है और उसे तोड़ देता है। जो कि देखते ही डोंगजी अपने मन में कहता है रियून स्टोन इस बीस्ट की एनर्जी का सोर्स है और अगर एक बार रियून स्टोन खत्म हो गया तो ये बीस्ट भी मर जाएगा, इसलिए रियून मॉन्स्टर काफी ज्यादा केयरफुल रहता है। लेकिन ये डार्क स्केल वाइपर ये अभी भी पैदा हुआ है तो इसीलिए ये काफी ज्यादा लापरवाह है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जियान वैन लॉन्ग कह रहा होता थिक्कार है, सिटी में अंडे लाने के लिए सारी परेशानियों के बाद भी ये सब कुछ बर्बाद गया। डोंगजी अब तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा, अब तुम मरने वाले हो। तभी यहाँ पे जाओ आते हुए कह रहा होता है डोंगजी और जियाओजी क्या तुम दोनों ठीक हो, यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे इतनी तबाही क्यों हो रही है? जो कि देखते ही जियान वैन लॉन्ग कहता है आखिर यहाँ पे कौन मरने के लिए आ गया है? तभी झांगबुड़ी कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है और वो जियान वैन लॉन्ग को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है जियान वैन लॉन्ग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा रहे हो? तो जियान वैन लॉन्ग कहता है हम यहाँ पे बच्चों की जांच करने और अपनी देखभाल और चिंता दिखाने के लिए आए हैं। तो वो गैंगस्टर कह रहा होता है बॉस क्या हम यहाँ पे अपना सामान डोंगजी से लेने के लिए नहीं आए थे? जो कि देखते हुए जियान लॉन्ग काफी जोर से पंच मारता है और उसे कहता है बेवकूफ तुम अपना मुंह बंद करो, तुम इतने ज्यादा पागल कैसे हो सकते हो? और वो अपने में कहता है थिक्कार है, ये झाव बूढ़ी है और ये यहाँ पे क्यों है? भले ही उसका एक पैर टूटा है लेकिन अभी भी वो एक ई रैंक का यून मास्टर है और ये एक रिटायर्ड ओल्ड सोल्जर है। उसने अपनी झाओशी मार्शल हॉल में कई सारे रियून मास्टर को ट्रेन किया है और क्विंसी एरिया में इसके पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तभी वो झाओबुड़ी से कह रहा होता है जिया वैन लॉन्ग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे क्यों हो, लेकिन डोंगजी मेरे प्रोटेक्शन के अंदर है, अगर तुम उसे परेशान करते हो तो तुम्हें मेरे झाओ मार्शल हॉल का सामना करना पड़ेगा। तो जिया वैन लॉन्ग कहता है लाओ जाओ, मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ इसका हाल देखने के लिए आए थे। फेड ड्रैगन जाओ डोंगजी को इस महीने के लिए कुछ अलाउंस दे दो। जो कि सुनते हुए वो फेड ड्रैगन कहता है लेकिन बॉस मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी जिया वैन लॉन्ग कहता है क्या मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले सैलरी नहीं दिया था? तो फेड ड्रैगन कहता है लेकिन बॉस मैंने तो वो काफी ज्यादा मेहनत करके कमाई थी। तो जिया वैन लॉन्ग कहता है चुप रहो बदमाश, तुम जल्दी जल्दी उसे वो पैसे दे दो। जो कि देखते ही फैटी ड्रैगन डोंगजी को उसके पैसे दे देता है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जिया वैन लॉन्ग डोंगजी से कह रहा होता है डोंगजी मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब अपनी परवाह दिखाएंगे और उम्मीद है कि आप यहाँ पर ही होंगे, तो चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और ये कहते ही वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने मन में कहता है थिक्कार है, ये कमीना मुझे धमकी दे रहा है। डोंगजी को देखते हुए झाओबुड़ी से कह रहा होता है डोंगजी क्या जियाओजी ये ठीक है? तो डोंगजी कहता है हाँ वो बस थक गई है और वो अपने मन में कहता है अभी के लिए अंकल झाओ को जियाओजी के न्यू पावर के बारे में नहीं बताना चाहिए, मैं इसे बाद में बता दूंगा। तभी झाओबुड़ी वो डार्क स्केल वाइपर के लाश को देखता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये डार्क स्केल वाइपर इसके लाश यहाँ पे क्या कर रहा है?
तो डोंगजी अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि उस अंडे के बारे में बताने में कोई भी बुराई नहीं है, और ये कहते हुए झाओबुडी को सब कुछ बता देता है, जो कि देखते ही झाओबुडी से कहता है ठीक है, जिया वेनलोंग से निपटना इतना आसान नहीं है। वो किंगशी एरिया का अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग हॉल को मैनेज करता है और वो काफी सारे पावरफुल लोगों को जानता है, और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है। फिर हमें झाओशी का मार्शल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डोंगजी भी वहीं पर होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो उस बॉक्सिंग बैग को देखता है और काफी जोर से उस पे हिट करता है, जो कि देखते उसका साइड वाला बंदा भी काफी ज्यादा रन होता है। डोंगजी अपने मन में कहता है ये उतना ज्यादा बुरा नहीं है, नॉर्मल पीपल अपनी बॉडी का 1.2 गुना ज्यादा हिट करते हैं, लेकिन एक बॉक्सर पर्सनली 1.5 गुना ज्यादा हिट करता है, और करंटली मेरी स्ट्रेंथ ये मेरी बॉडी वेट से 5 गुना ज्यादा हो चुकी है। तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पे उसका टीचर उसे कह रहा होता है डोंगजी तुम इन 3 दिनों से क्या कर रहे हो। तो डोंगजी कहता है मैं अपने बॉडी को ट्रेन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो से भी डोंगजी के पंच को देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं, लेकिन डोंगजी वो अपने कॉल पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसका टीचर उसे कह रहा होता है ये सब कुछ फेंगजी के साथ और तुम्हारी इंसिडेंट के बारे में है, और स्कूल ने एक डिसीजन लिया है, तो प्लीज स्कूल के एकेडमिक अफेयर ऑफिस में आ जाना। तो डोंगजी कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, और वो अपने में कहता है इंट्रेंस एग्जाम बस 18 दिनों में होने वाला है, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। और ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है कि तभी झाओबुडी से कह रहा होता है हे बच्चे, मैंने देखा था कि तुम अपने मुट्ठी का स्ट्रेंथ का टेस्ट कर रहे थे, आखिर तुम्हारे फिस्ट में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो डोंगजी कह रहा होता है मुझे भी यहाँ से जाना है, तो इसलिए खुद ही देख लो। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है, जो कि देखते ही झाओबुडी कह रहा होता है ये कमीना इतना ज्यादा रूड क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है अंकल जाओ प्लीज इसे देखो, और वो लोग देखते हैं कि उसके पंच की पावर 462 kg है, जो कि देखते ही झाओबुडी काफी ज्यादा रन होता है, और अपने मन में कहता है डोंगजी इस बच्चे ने अपनी बॉडी की लिमिट को तोड़ दी है, लेकिन उसकी र्यून स्पीड ये तो बस 27% है, ये तो यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि डोंगजी की र्यून स्पीड वो 71% तक हो चुकी होती है, और वो आगे बढ़ते हुए एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए कहता है मैं लेट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसे देखते ही फेंगजी के मॉम डैड काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी वो टीचर कहता है डोंगजी प्लीज बैठ जाओ और एक साथ बात करते हैं, जो कि देखते ही डोंगजी कह रहा होता है ये ठीक है, इसके बाद मुझे अपनी क्लास में भी जाना है। तभी वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डोंगजी कहता है क्या आपका मतलब क्या है। तभी वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं हमारे स्कूल में दूसरे स्टूडेंट के खिलाफ वायलेंस के लिए 0 टॉलरेंस है, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें एक्सपेल कर देंगे। जो कि सुनते ही डोंगजी कह रहा होता है फेंगजी वो था जिसने हमारे स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आप मुझे क्यों एक्सपेल कर रहे हो। तभी वो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है कोई मतलब नहीं, फेंगजी हमारे स्कूल का एक इलाइट स्टूडेंट है और तुम्हारे पास सिर्फ 27% र्यून स्पीड है और तुम एक खचरा हो। जो कि सुनते ही फेंगजी की मॉम कह रही होती है उसे एक्सपेल करना ही एक अच्छा चॉइस है, नहीं तो स्कूल के रिसोर्स की बर्बादी होगी। फेंगजी कहता है डोंगजी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें इसका पे करना ही होगा। जो कि सुनते ही डोंगजी कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी र्यून स्पीड काफी ज्यादा कम है, इसलिए आपने सभी ब्लेम मुझ पर डाल दिया और मुझे पनिश कर रहे हो। तो टीचर कहता है डोंगजी प्लीज शांत हो जाओ, तुम फेंगजी के मॉम डैड के लेवल को भड़का नहीं सकते, अगर तुम अपनी परवाह नहीं करते हो तो अपनी बहन के बारे में तो सोचो, वो तो अकेली है। तो डोंगजी अपने मन में कहता है टीचर सही है, मैंने जियाओजी को पहले ही खतरे में डाल दिया है, मैं उसे और खतरे में नहीं डाल सकता और मैं उसे कुछ भी होने नहीं दे सकता। तो ये सुनते ही डोंगजी कहता है मैं समझ गया और मैं अभी जा रहा हूँ, और ये कहते हुए काफी गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है। जो कि सुनते ही फेंगजी से कहता है डोंगजी क्या तुम काफी ज्यादा घमंडी नहीं हो रहे हो, तुम इतनी आसानी से हार क्यों मान रहे हो, जैसे की उम्मीद थी तुम बस एक ट्रैश हो। और ये कहते वो जोरों से हंसता है। जो कि सुनते ही डोंगजी कहता है नहीं मैं जरूर एक र्यून मास्टर बनूंगा और तुम बस देखोगे। जो कि सुनते ही फेंगजी का बाप कहता है तुम बस एक घमंडी लड़के हो जो कि खुद को बड़ा चढ़ा के देखता है, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी र्यून स्पिरिट इतनी ज्यादा कम है सिर्फ इसलिए तुम्हें यहाँ से एक्सपेल किया जा रहा है और तुम अवेकनिंग सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम कभी भी एक र्यून मास्टर नहीं बन सकते। तो डोंगजी कहता है वो तो हम आगे जाके देख ही लेंगे। और ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि र्यून मास्टर और र्यून मास्टर का कॉस्प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है मैं र्यून मास्टर हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं एक र्यून स्टोन बीस हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। जो कि देखते ही डोंगजी अपने मन में कहता है फेंगजी के डैड वो सही कह रहे थे, अब जबकि मुझे एक्सपेल कर दिया गया है तो मैं उस अवेकनिंग सेरेमनी में ज्वाइन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं र्यून मास्टर नहीं बन सकता। जो भी अवेकन होना चाहता है उसे अवेकनिंग क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो अवेकन नहीं हो सकता, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए काफी सारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए र्यून मास्टर यूनियन ने एक
रूल सेट किया है कि एंट्रेंस एग्जाम के 15 दिन पहले र्यून मास्टर के गाइड लोगों को अवेकनिंग क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए ले जाएंगे, जिसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम पार्टिसिपेंट्स को अवेकन करने के लिए देंगे। इसीलिए इसे अवेकनिंग सेरेमनी कहा जाता है। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके पीछे से जीजिया और फेंग रुई दोनों ही भागते भागते आ रहे होते हैं। जीजिया कह रही होती है डोंगजी मेरे लिए रुको, जो कि देखते ही डोंगजी कह रहा होता है क्या तुम दोनों को भी क्लास में नहीं होना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जीजिया कहती है 3 दिनों के इंतजार के बाद मुझे इस रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं थी। तो फेंग रुई कहता है हाँ ब्रदर डोंग, हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे इसमें कोई भी गलती नहीं थी। फेंग अपने मॉम डैड के इस्तेमाल करते हुए तुम्हें धमका रहा है और तुम्हें एक्सपेल करवा रहा है। और जीजिया उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है मेरे साथ मार्शल हॉल में आओ, मेरे डैड कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और ये कहते हुए वो सभी मार्शल हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी बात सुनते हुए झावुडी कह रहा होता है क्या एक्सपेल कर दिया गया, ऐसे कैसे। तो जीजिया कह रही होती पिताजी डोंगजी मेरी वजह से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए आपको उसे फिर से स्कूल दाखिल कराना चाहिए। जो कि सुनते ही झावुडी कह रहा होता है क्या स्कूल में फिर से दाखिल करवाओ, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डोंगजी के पास अवेकन करने का और र्यून मास्टर बनने का मौका नहीं है। तो डोंगजी कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो झावुडी कह रहे होते हैं 16% से ज्यादा र्यून स्पीड वाले ही र्यून मास्टर बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 60% र्यून स्पीड के साथ कोई र्यून मास्टर नहीं बन सकता। यही वजह है कि भले ही 60% से ज्यादा र्यून मास्टर वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग र्यून मास्टर बन सकते हैं। तो चेनवुडी कहता है हाँ हमारे टीचर ने ये कहा था कि 60% र्यून स्पीड अवेकन करने के लिए एक सेट दिया है, र्यून स्पीड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा सक्सेस रेट होगी। तो झावुडी कहता है अवेकनिंग क्रिस्टल एक बड़ी मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम करती है, इसलिए अगर कोई भी अवेकन होने में फेल हो जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसका र्यून स्पीड कितने में ज्यादा हो, र्यून मास्टर गिल्ड उन्हें दूसरा मौका नहीं देगा। जो कि सुनते हुए फेंग रुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ऐसे भी रूल है, तो क्या मैं खतरे में नहीं हूँ। तो जीजे कहती है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते, क्या तुमने क्लास में नहीं ध्यान दिया था। जो बड़ी सभी लोगों से कह रहा होता ठीक है बहस करना बंद करो और सुनो, हर साल ऐसे कई लोग होते हैं जो कि अवेकन होने में नाकाम होते हैं, लेकिन हर कोई हार नहीं मानता, खास तौर पर वो जिनके पास र्यून स्पीड 60% से ज्यादा होती है, इसलिए वे अवेकन होने के लिए दूसरे तरीके आजमाते हैं। ये सुनते हुए डोंगजी कहता है अंकल जाओ क्या कोई दूसरा तरीका है। तो अंकल जाओ कहते हैं क्या तुमने कभी अवेकनिंग मेडिसिन के बारे में सुना है। जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं क्या अवेकनिंग मेडिसिन। तो झावुडी कहते हैं लेकिन अवेकनिंग मेडिसिन अब र्यून मास्टर एसोसिएशन के जरिए एक्नॉलेज नहीं होती, यहाँ तक कि जिसके पास 0 र्यून स्पीड है उसके पास भी अवेकन होने के चांस है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। मेडिसिन को कंज्यूम करना ये बिल्कुल अवेकनिंग क्रिस्टल का यूज करने जैसा है, जितनी ज्यादा र्यून स्पीड तुम्हारे पास होगी सक्सेस रेट उतनी ज्यादा होगी और र्यून स्किल उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जितना कि तुम अवेकन कर सकते हो। और जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी र्यून स्पीड सिर्फ 27% है, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास सक्सेस रेट की काफी ज्यादा कमी है। एक बार जब तुम उस अवेकनिंग मेडिसिन का कंज्यूम करते हो तो इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी ये उस मेडिसिन का सामना नहीं कर पाएगा और तुम्हारी खून बहने वाली नस वो फट सकती है, जिसके रिजल्ट के तौर पे तुम मर भी सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे सक्सेसफुली अवेकन कर लेते हो तो तुम एक र्यून मास्टर बन जाओगे और इस तरह तुम्हारा पूरा लाइफ ही बदल जाएगा। डोंगजी तुम्हें इस पर बहुत ही सावधानी से सोचना होगा, क्या तुम सच में अपनी लाइफ को जोखिम में डालना चाहते हो। जो कि सुनते हुए जीजिया कहती है डोंगजी इसे भूल जाओ, अवेकन मेडिसिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और फेंगरी भी कहता है हाँ नॉर्मल इंसान होने में कोई भी हर्ज नहीं है, भले ही तुम्हारी सिचुएशन ये हाई ना हो लेकिन कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। जो कि सुनते हुए डोंगजी चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इस दुनिया में जहाँ पे र्यून मास्टर किंग है वहाँ पे मैं नॉर्मल इंसान बनने के लिए राजी नहीं हूँ। अगर मैं एक र्यून मास्टर नहीं बन सकता तो मैं मरना पसंद करूंगा। जो कि देखते ही जो वुडी वो अपने में कह रहा होता है ये बच्चा सच में मुझे उसे इस अवेकन मेडिसिन के बारे में नहीं बताना चाहिए था, लेकिन भले ही वो एक र्यून मास्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो 500 किलो तक पंच कर सकता है। और इस तरह के जीनियस जैसे इंसान को एक नॉर्मल इंसान के रूप में रहने देना ये तो बहुत ही ज्यादा बर्बादी होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो से कहता है मुझे पता था कि तुम इसे चुनोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे र्यून बीस्ट एक्ट का यूज करके उसे एक्सचेंज करके तुम्हें वो अवेकनिंग मेडिसिन देने का फैसला किया है। तो ये सुनते हुए वो कहता है क्या, लेकिन वो भागे हुए बीस्ट के अंडे वो मेरे नहीं है, क्या ऐसे ट्रेड करना क्या ये ठीक होगा। तो झावुडी कहता है पहली बात तो ये कि ये जो चीज है ये इलीगल है, इसीलिए जब तक कि हम लोग जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पे और कैसे करना है तो हमें ठीक होना चाहिए। तो डोंगजी कहता है तो फिर अवेकनिंग मेडिसिन से लड़ना इसका क्या मतलब है। जोवुडी कहता है मुझे जानकारी मिली है कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एज गैंग ने जंगल में एक डेंजन की खोज की है और उसे लगता है कि उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट र्यून मास्टर का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वो डेंजन से भी र्यून मास्टर को एंटर करने से रोक रही है। तो इसीलिए एज गैंग ने आम लोगों को खजाने की तलाश करने और उन्हें लाने के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया।
कोई भी नॉर्मल इंसान इसकी फीस को पे कर सकता है और उस डेंजन में एंटर कर सकता है, और जो उस खजाने को ढूंढने वाला पहला इंसान होगा उसे अवेकनिंग मेडिसिन दिया जाएगा। और ये कहते हुए वो उसे एक बुक डेंजन इंट्रोडक्शन देता है और उसे कहता है वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे बस अवेकनिंग मेडिसिन का एक ही बोतल है। सो इसे तुम पा सकते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो कि सुनते हुए जूजिया कहती है नहीं, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वो डेंजन वहाँ पे काफी सारे यून मास्टर होंगे जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल के होंगे, और डॉगजी तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम यहाँ पे कैसे जा सकते हो? अगर तुम वहाँ पे एंटर करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो फेंगरुई भी कहता है ब्रदर ड्रॉन्ग, इसके बारे में ध्यान से सोचो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जो वुडी कहता है मैंने अभी तक बोलना बंद नहीं किया है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरे पास मेरे पुराने कॉमरेड है जो कि एक छोटे से मर्करी टीम के लीडर है, और वो जिंदा रहने के लिए रियून स्टोन बीस्ट को हंट करते हैं। सबसे पहले तुम उनकी टीम को ज्वाइन कर सकते हो और जंगल में रह के उन यून मॉन्स्टर से लड़के उसका एक्सपीरियंस पा सकते हो। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है असली रियून बिट से लड़ना और अवेकनिंग करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उस जंगल में जिंदा रहना, ये तो काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। लेकिन क्या हो गया अगर मैं रियून मास्टर नहीं बन सकता, तो मैं सिर्फ समाज में एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाऊंगा और फेंगजी और उसके मॉम डैड हमेशा मुझे धमकाते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो कहता है भले ही जो भी हो जाए मैं अपनी जान को जोखिम में डालूंगा और जिंदा रहूंगा, मैं जरूर एक रियून मास्टर बनूंगा। जो कि सुनते ही जो वुडी उसका कंधा पकड़ता है, उससे कहता है मुझे तुम्हारा डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा पसंद आया, तो चलो अब तुम मेरे पीछे आओ, सिटी के एंट्रेंस में चलते हैं। जो कि देखते ही जिजिया कहती है क्या सिटी एंट्रेंस, आखिर वहाँ पे क्यों? तो झावड़ी कहता है मैं डोंगजी को अंकल पॉइजन वोल्फ से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, जिससे कि तुम सबसे ज्यादा डरते हो। जो कि सुनते हुए जिजिया डरते हुए कहती है क्या अंकल पॉइजन वोल्फ? दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए फेंगरुई अपने में कहता है अरे कोई है जो कि सिस्टर जी को भी डरा सकता है, आखिर ये कौन होगा? फिर हमें सिटी के किनारे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाते हुए डोंगजी कहता है अंकल क्या हम उस लीडर पॉइजन वुल्फ से नहीं मिलेंगे? आखिर हम लोग यहाँ पे वेट क्यों कर रहे हैं? तो झोवुडी कहता है तुम जल्दी से मिलोगे, बस सब्र रखो। तभी वहाँ पे एक गेट ओपन होता है, जहाँ पे वहाँ के लोग कह रहे होते हैं नंबर 1 गेट ओपन हो रहा है, तो ध्यान रखना, सभी अलर्ट हो जाओ, एक मच्छर भी अंदर ना आ पाए। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है ये सभी अचानक इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं? जो कि देखते हुए डोंगजी कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि यूनियन स्टोन के बीस्ट उस सिटी के गेट पर हमला कर रहे हो? तो झोवुडी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे वो गेट खुलती है वैसे वो देखते हैं कि उसमें से वो ब्लड वुल्फ मर्करी टीम वो आ चुकी है, और उनके साथ साथ एक रियून बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। जो कि देखते ही झोवुडी कहता है जैसे कि ब्लड वुल्फ मर्करी टीम से एक्सपेक्ट किया था, यहाँ तक कि उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर वो ई रैंक का रियून मास्टर है, लेकिन फिर भी वो डी रैंक के मार्वल बुल को मार पाए, और इस मार्वल बुल का सारा पार्ट ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ये सिर्फ देखते हुए डोंगजी वो काफी ज्यादा रन होता है और अपने में कह रहा होता है क्या ये सच में एक डी रैंक का रियून स्टोन बीस्ट है? हालांकि ये भी मर चुका है, लेकिन इसकी ब्लड की सेंट ये काफी ज्यादा डरावनी है। ये उस वर्चुअल सिमुलेशन कैप्सूल से बहुत ही ज्यादा अलग है, ये काफी ज्यादा डरा देने वाला है। जिसे देखते हुए झावुडी से कह रहा होता है क्या तुम डर तो नहीं गए? तो डोंगजी उससे कहता है नहीं, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो कि सुनते हुए झावुडी कहता है बढ़िया, तो चलो अब मेरे ओल्ड कॉमरेड से मिलते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एम्बुलेंस के लोग काफी तेजी से आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं साइड हो, हमें रास्ता दो जाने के लिए। ये कहते हुए किसी बंदे को काफी तेजी से ले जा रहे होते हैं और उसका एक हाथ कट गया होता है। जो कि देखते हुए डोंगजी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या उसका एक हाथ, क्या उस रियून स्टोन बीस्ट ने उसका हाथ काट दिया है? जो कि सुनते हुए झोवुडी से कहता है उस जंगल में तुम काफी ज्यादा बड़ी कमाई कर सकते हो, लेकिन खतरा भी बहुत ही ज्यादा है, चलो अब मेरे साथ आओ, वो हमारे सामने ही है। और ये कहते हुए वो नीचे से उस सिप को देखते हुए कह रहा होता है पॉइजन वुल्फ क्या तुम अभी भी जिंदा हो? जो कि सुनते हुए अंदर से आवाज आती है और कहती है जाओ वुडी तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं अभी तक जी रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। और ऐसे ही वो दरवाजा खुलता है और पॉइजन वुल्फ बाहर आते हुए कहता है पुराने दोस्त आज तुम यहाँ पे क्या लेकर आए हो? तुम इतने ज्यादा फ्री कब से हो गए कि मुझे पिकअप करने के लिए आए हो? और ये जो बंदा होता है ये पॉइजन वुल्फ होता है, जिसका लेवल ई रैंक का होता है और इसका प्रोफेशन रियून स्वॉर्डमैन होता है। उसी के साथ साथ बाकी जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम बिग का होता है और वो लेवल ई रैंक का होता है और इसका प्रोफेशन रियून टैंक होता है। साथ ही हमें वहाँ पे एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम फायर फॉक्स होता है और उसका लेवल ई रैंक होता है, जिसका प्रोफेशन रियून स्नाइपर होता है। उसी के साथ साथ उसका एक साथी जिसका नेम माउंटेन टाइगर होता है और उसका लेवल ई रैंक। उसी के साथ साथ उसका प्रोफेशन रियून स्वॉर्ड्समैन होता है। तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन सभी का नाम अवेकन होने पर चेंज हो जाता है। सभी प्लेयर्स अपना अपना नाम रख लेते हैं। फिर हमें आखिरी में और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम स्किनी मंकी होता है, जिसका भी लेवल ई रैंक का होता है और इसका प्रोफेशन रियून स्नाइपर होता है। जो वुडी पॉइजन वुल्फ से कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। जो कि सुनते हुए पॉइजन वुल्फ से कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए?
अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ ड्रिंक पिलाना चाहिए? हम 1 महीने से जंगल में थे तो इसलिए हमें सबसे पहले एक दावत खानी चाहिए। तो झावड़ी कहता है हम बाद में ड्रिंक कर लेंगे, अभी तुम्हारी टीम को चोट लगी है तो क्या तुम्हें उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? जो कि सुनते हुए वो फायरफॉक्स कहती है वहाँ पे कुछ भी करने को नहीं है, र्यूनस्टोन बीस्ट को हंट करने के लिए हम लोग अपनी लाइफ को दाव पे लगा रहे हैं जिससे कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं। उसी के साथ साथ वर्ल्ड ईगल ने अपना हाथ खो दिया और वो भी बस सिंपली रिटायर हो चुका है, तो इसीलिए उससे तो मुझे जलन होती है। तो पॉइजन वुल्फ कहता है हाँ फायरफॉक्स बिल्कुल सही है, जंगल में पैसा कमाने का मतलब यही है कि हम लोगों को लगातार मौत का सामना करना है। जहाँ तक वर्ल्ड ईगल की बात है वो बस जिंदा है इसलिए वो एक राहत के सांस ले रहा है। तो जोवड़ी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वर्ल्ड ईगल तुम्हारी टीम का स्काउट और स्नाइपर है, क्या ये ठीक है? अब जबकि वो घायल हो गया है तो तुम्हारे पेशे में किसी की कमी नहीं है क्या? तो यहाँ पे मेरे पास इसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, मैं उसे तुम लोगों को रिकमेंडेड करूंगा। और डोंगसी बाहर निकलता है और सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग कैसे हो? जो कि देखते ही वो पॉइजन वुल्फ कहता है क्या एक बच्चा, यहाँ तक कि ये अभी भी एक र्यून मास्टर भी नहीं है ना? लाओ जाओ, हम किसी भी रैंडम पीपल को अपने टीम में शामिल नहीं कर सकते। र्यूनस्टोन बीस्ट को हंट करना ये कोई जोक नहीं है। तो वो स्किनी मंकी भी कहता है हाँ हमारा लीडर बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी ब्लड वुल्फ मर्कररी टीम में कोई भी ऐसा रैंडम ट्रैश नहीं आ सकता। र्यून मास्टर मर्कररी टीम अपनी लाइफ को बिताने के लिए र्यूनस्टोन बीस्ट को मारती है। वो काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं, वो बहादुर और काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं, लेकिन बड़े बेनिफिट और रिवॉर्ड्स के लिए खतरा तो लेना ही पड़ता है। जंगल में बिना किसी कानून के कुछ भी हो सकता है, र्यूनस्टोन के बीस्ट वही सिर्फ एक खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने साथियों और दूसरे इंसानों से भी सावधान रहना होगा और तुम जैसा बच्चा उस जंगल में कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। जो कि सुनते हुए डोंगसी से कहता है मुझे पता है कि जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे ये करना है। तो पॉइजन वुल्फ कहता है क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो डोंगसी कहता है मुझे पता है कि वहाँ पे एक मौका है कि मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं र्यून मास्टर नहीं बन सकता तो मैं मरना पसंद करूंगा। तो फायरफॉक्स कहती है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अपने पास में ही उस बोल्ड ईगल को देखो, उसकी हालत क्या है, क्या तुम अपनी भी हालत वैसी कराना चाहते हो? उसने एक र्यूनस्टोन बीस्ट के लिए अपना एक हाथ खो दिया है, हो सकता है कि भले ही तुम लकी ना हो और जब टाइम आएगा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा और काफी ज्यादा देर हो जाएगी। जो कि सुनते हुए जोवुडी कह रहा होता है पॉइजन वुल्फ उसे प्लीज एक मौका दो। तो पॉइजन वुल्फ कहता है लाओ जाओ, ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, ये उसकी लाइफ के बारे में है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे वहाँ पे मरते हुए देखूं? तो जोवुडी कहता है मैंने डोंगसी को बड़े होते हुए देखा है और मैंने हमेशा उसे अपने फैमिली के रूप में माना है, तो मैं उसे कैसे मरते हुए देख सकता हूँ? तो पॉइजन वुल्फ कहता है तो फिर क्यों तुम उसे इस बकवासी जगह जाने के लिए कह रहे हो? तो जोवुडी कहता है खैर डोंगसी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने जी को बचाने के लिए एक र्यून मास्टर के बेटे को मारा था। जो कि सुनते हुए पॉइजन वुल्फ कहता है क्या एक्सपेल कर दिया गया, इसका मतलब ये बच्चा उस अवेकनिंग सेरेमनी में भी भाग नहीं ले सकता, आखिर इसका र्यून स्पीड ये कितना है? तो जोवुडी कहता है ज्यादा नहीं बस 27%। जो कि सुनते हुए वो पॉइजन वुल्फ काफी ज्यादा होता है और कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? बस 27%, ये क्या मजाक है? इतना कम र्यून स्पीड और वो अभी भी र्यून मास्टर बनना चाहता है, क्या ये पागल तो नहीं है? तो जोवुडी से धीरे से कहता है इसे इतनी जल्दी जज मत करो, भले ही डोंगसी का र्यून स्पीड ये सिर्फ 27% है, लेकिन उसकी पंच की पावर वो लगभग 462 kg तक पहुंच चुकी है। जो कि सुनते हुए वो पॉइजन वुल्फ कहता है क्या 462 kg, ये नॉर्मल इंसान के लिमिट के काफी ज्यादा बाहर है, यहाँ तक कि कमजोर एफ्राक के र्यून मास्टर भी इसके पास भी नहीं पहुँचते, आखिर ये कितनी अजीब बात है? तो जोवुडी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा खास है, मुझे लगता है कि वो र्यून मास्टर बन जाएगा और शायद वो सबसे पावरफुल र्यून मास्टर से भी एक बन सकता है। तो वो पॉइजन वुल्फ कहता है ठीक है, चूंकि तुम इतना कह रहे हो तो मैं उसे एक मौका दूंगा और उसे हमारे साथ ले जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हारे पास जो 30 साल का माओताई है वो मेरी हो जाएगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो माओताई है ये एक तरह का शराब है। जो कि सुनते हुए जोवुडी कहता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पता था कि तुम उस शराब के पीछे थे, लेकिन ठीक है एक बार जब तुम अपनी अगले रेड में वापस जाते हो और उसे ले जाते हो तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। और वो पॉइजन वुल्फ डोंगसी से कह रहा होता है बच्चे मैं तुम्हें लाओ जाओ के खातिर अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ, तो अपने आप तैयार हो जाओ और 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे और मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगा। उसकी बात सुनते हुए वो फायरफॉक्स कह रही होती है बॉस क्या आप सीरियस है, क्या आप सच में इस बच्चे को जंगल में ले जाने का प्लान बना रहे हैं? वो माउंटेन टाइगर भी कहता है शायद वो डर जाएगा और अपनी पैंट गीली कर देगा। दूसरी तरफ डोंगसी वो अपने मन में कहता है जंगल में जाने और रियल एक्सपीरियंस पाने का मेरे पास एक मात्र मौका है, मुझे इसका पूरा यूज करना ही होगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अवेकनिंग सेरेमनी स्क्वायर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है इस साल का अवेकनिंग